आज से 50 साल पहले जब फिशरीज शुरू किए गए थे तो उस समय असमिया समाज में एक नज़रअंदाज करने वाले एक व्यवसाय के रूप में माना जाता था। लेकिन आज देखो, यही फिशरी इस परिवार की कमाई का मुख्य जरिया बन चुका है। और तो और इस व्यवसाय में और ज़्यादा सुधार लाने के लिए वे लोग वैज्ञानिक तौर तरीके और वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके दूसरी पीढ़ी मतलब उनके बेटे जो इस व्यवसाय को विस्तृत रूप से आगे लेकर गए हैं, वे लोग उस दिन से लेकर आज के दिन तक किस प्रकार के परिवर्तन या किस प्रकार के वैज्ञानिक विधियां लागू किए हैं, ये सचमुच जानने लायक है। बिल्कुल। पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड का इस्तेमाल करके मछलियों का बच्चे का उत्पादन करते थे, लेकिन आजकल हम लोग हार्मोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इससे मछलियों का बच्चे का उत्पादन पहले से काफी बेहतर हो गया है। पहले तो तालाब में चूना ऐसे ही डाला जाता था, लेकिन आजकल तालाब में पानी और मछलियों का संख्या के हिसाब से सही मात्रा में तालाब में चूना का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी में अम्लता का संतुलन रहे। पहले बाजार में मछलियों के लिए उपयुक्त उपादाय नहीं मिलता था, इसलिए मछली काफी तादाद में मर जाता था। लेकिन आजकल बाजार में मछलियों के लिए काफी दवाई मिलता है। उन दवाइयों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले ऑक्सीजन का कमी भी मछलियों का मृत्यु का भी कारण था। आजकल बाजार में ऑक्सीमा नामक एक दवाई मिलता है। आजकल हम लोग ऑक्सीमा का इस्तेमाल करते हैं। इससे मछलियों को भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। आजकल मछलियों का मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो गया है। ये है एक चाइनीज इको हेच्चारी। इसे बालू, सीमेंट और लोहे से बनाया जाता है। यहाँ कृत्रिम तरीके से मछलियों का प्रजनन किया जाता है। ये चाइनीज हेच्चर बहुत ही अनोखी और वैज्ञानिक तरीकों से बनाया जाता है। यहाँ मोटर पंप के जरिए तालाब से पानी लाकर भरा जाता है। और फिर एक प्लास्टिक के जाल से इसे अच्छी तरह ढक दिया जाता है। यहाँ छोटे छोटे नल का व्यवस्था किया गया है। यहाँ लगातार 72 घंटों से 75 घंटों तक नदी की तरह पानी बहना जरूरी है। प्रजनन प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए खास इंजेक्शन दिया जाता है। जो मछलियां प्रजनन के लिए अलग से रखा गया था, उसे हेच्चरी तक लाया जाता है। एक एक मछली को इंजेक्शन देकर हेच्चरी में छोड़ दिया जाता है। मछलियों को इंजेक्शन देने में सावधानी रखना जरूरी है। नदी की तरह मछलियां हेच्चरी में इधर उधर तैरने लगते हैं। प्लास्टिक जाल से इसलिए ढक दिया जाता है ताकि प्रजनन के लिए रखा उत्तेजित मछलियां बाहर ना आ सके। इस तरह से प्रजनन के लिए रखी गई मछलियां करीब 8 घंटे बाद अंडे देना शुरू करती है और अगले दिन सुबह वहां से अंडे उठाया जाता है। फिर हेच्चरी से गंदे पानी निकालकर साफ पानी भर दिया जाता है और उस पानी में अंडे को छोड़ दिया जाता है। उसके 12 घंटे बाद डिंब कीट निकलना शुरू करते हैं। सही लार्वा चरण तब शुरू होता है जब मछली ने जर्दी का अवशोषित कर लिया है और अपने लिए भोजन करना शुरू कर देती है।
एक सामान्य मछली जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है। अंडे को एक जर्दी थैली फ्राई कहा जाता है। एक लार्वा चरण जहां मछली में एक संलग्न जर्दी होती है जो इसे अपने पहले सप्ताह या 2 दिनों के लिए पोषण प्रदान करता है। दुनिया में सबसे पहले चीन देश में कृत्रिम प्रजनन द्वारा मछलियों का प्रजनन किया जाता था। बाद में धीरे धीरे भारत के लोग भी इसे सीखने लगे। आज असम में भी कई लोग ऐसे हैं जो कृत्रिम प्रजनन द्वारा मछलियों का प्रजनन कर रहे हैं। सन 1985 में पहली बार मैंने अपने हिचारी में कृत्रिम प्रजनन द्वारा मछली का बच्चे का उत्पादन करना शुरू किया। तब से आज तक लगभग हर साल 9 से 21 करोड़ तक मछली का बच्चे का उत्पादन मैंने किया। दूर दूर से मछली पालक आते हैं और मेरी हिचारी में बनी हुई मछली का बच्चा पालने के लिए ले जाते हैं। इससे काफी लोग उपकृत हुए हैं। मेरी हिचारी में कृत्रिम प्रजनन द्वारा उत्पादित मछली का प्रजनन आज भी चल रही है। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। विश्व स्तर पर 250 मिलियन से अधिक लोग अपने जीविका के लिए सीधे मत्स्य और जलीय कृषि पर निर्भर है और लाखों लोग प्रसंस्करण या विपणन जैसे भूमिकाओं में मत्स्य पालन और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में कार्यरत है। स्थायी मत्स्य पालन और जलीय कृषि से उत्पादकता में वृद्धि ग्रामीण विकास के लिए एक अहम भूमिका ला सकती है, जो जीविका के लिए जोखिम को कम करके और आय उपार्जन और रोजगार में योगदान कर सकता है। तालाब बनाने की कुछ नियम है। तालाब बनाने से पहले जमीन को पहले देख लेना चाहिए। ये जांच कर लेना चाहिए कि तालाब बनाने के लिए ये जमीन सही हो। पहले जमीन में करीब 3 फीट गहराई का एक छेद बना लेना चाहिए और उसमें पानी भरना चाहिए। अगले दिन सुबह इस छेद को देखकर ही पता चल जाता है कि तालाब बनाने के लिए ये जमीन सही है या नहीं। अगर इस छेद में पानी सूख गया है तो तालाब बनाने के लिए ये जमीन बिल्कुल ही सही नहीं है। लेकिन अगर इस छेद में पानी पहले जैसा रहे तो ये मान लेना चाहिए कि ये जमीन तालाब बनाने के लिए उपयुक्त है। उस जमीन को खोदने से तालाब में साल भर के लिए पानी को जमा करके रखने के लिए क्षमता होगी। पहले लोग तालाबों के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगाया करते थे। तब लोग इस कार्य को व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा करते थे। तालाब के किनारे बड़े बड़े पेड़ होने पर तालाब के मछलियों को अच्छे से धूप नहीं मिलता, जो कि मछलियों के बड़े होने में धूप बहुत ही जरूरी होता है। बड़े पेड़ों से तालाब में सूखे पत्ते, डालियां आदि गिरते रहते हैं और इससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है, जो कि मछलियों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। इसलिए आजकल लोग वैज्ञानिक तरीके से तालाब बनाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से तालाब बनाने की प्रक्रिया। तालाब बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करें। तालाब के उपयुक्त क्षेत्र का निर्धारण करें। तालाब का किनारा मजबूत बनाएं। तालाब के पास कोई बड़ा पेड़ ना हो। पानी के लिए प्रवेश व निर्गम का पथ सही बनाएं। तालाब को अपने निवास के पास रखें। तालाब वहां बनाइए जहां पास में कम से कम एक प्राकृतिक जल स्रोत साल भर उपलब्ध हो। तालाब का क्षेत्र निर्धारण करें जिससे आप आसानी से देखभाल कर सकते हैं। मछली का बच्चा डालने से पहले तालाब को निश्चित करवाएं। मछली का बच्चे का भंडार तालाब के चित्र के अनुसार होना चाहिए। मनोहर वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने अनेक जगहों या संस्थाओं से मीन पालन एवं उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी ले चुके हैं, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ, मर्यादित इत्यादि।
मीन पालक आजकल वैज्ञानिक तौर तरीके से मछलियों का उत्पादन एवं पालन कर रहे हैं। इस व्यवसाय द्वारा मीन पालक अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करते आए हैं। नलबारी जिले के मनोहर वर्मा और उनके परिवार को असम मीन उन्नयन निगम एवं सरकार के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वीकृति दिया गया है। जितनी दूर हो सके आज भी मैं भिन्न प्रांत में जाकर नए मछली पालकों को मीन पालन के लिए प्रशिक्षण दे रहा हूँ। नलबारी जिले के मीन विभाग के अफसर ने भी मुझ जैसे 40 मीन पालकों को भिन्न प्रांतों में घूम घूम कर मछली पालन के बारे में जानने को कहा था और इसके लिए हमें अनुदान भी मिली। हम लोग चारों ओर घूमे और हमें बहुत ही जानकारी मिली। हम लोगों ने नलबारी जिले के 40 नौ युवाओं को चुन लिया। उन युवाओं को हम लोगों से मछली पालन के बारे में प्रशिक्षण मिली और आज वो लोग स्वावलंबी होकर मछली पाल रहे हैं और घर परिवार सही से चला रहे हैं। We are giving our utmost help to them, the technical help on and off. They used to visit our office for technical guidance. And moreover, our field officials, they used to come to their place and giving the essential advices for being a successful thing about the diseases and how to encounter these diseases and all. Moreover, very recently, with the collaboration of our department, a World Bank aided project has selected one of their tank for a demonstration purpose of this area, and this demonstration is going on at present. Secondly, with the help of the fishery department of the Assam, moreover from the Nalbari office, they are getting a hatchery allotment very recently from the DRDA concerned. आज मैं आप लोगों को नए तौर तरीके को अपनाकर किस तरह मीन पालन किया जा सकता है इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। काम अच्छे से करने से पहले प्रशिक्षण लेना जरूरी है। प्रशिक्षण लिए बगैर कुछ भी करना ठीक नहीं है, मुसीबत आ सकता है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि आप लोग आज मीन पालन के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट का तरीका अपनाना चाहिए। प्रशिक्षित युवक आज खुद मीन पालन कर रहे हैं। पहले जिन मछुआरों ने वर्मा जी के साथ काम करते थे, वे वर्मा जी के प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित होकर आज खुद स्वावलंबी होकर मीन पालन कर रहे हैं और काफी लाभान्वित हुए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मछली पालन प्रक्रिया को सिर्फ अपने ही घरों में सीमित नहीं रखा, बल्कि कई लोगों को इसके बारे में ज्ञान देकर उन्हें आगे बढ़ाकर शिक्षित बेरोजगारों को इस व्यवसाय में योगदान या फिर यही व्यवसाय खुद से करने के लिए सुविधा दिया है। और उन लोगों की इसी कदम के कारण दूर दूर के गांव से कई शिक्षित बेरोजगारों ने इस व्यवसाय को ही अपने जीने का माध्यम बना लिया और वे लोग सफल भी रहे और अपने आप को स्थापित किया। सचमुच ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन्हीं से जानते हैं कि कैसे वे लोग इस व्यवसाय के माध्यम से अपने आप को स्वावलंबी किया। आज से 15-16 साल पहले ही मैंने तालाब खोदकर मछली पालना शुरू कर दिया था। तब मछली पालने के बारे में मुझे सही जानकारी नहीं थी।
ऐसे ही तालाब में मछलियां छोड़ दिया करता था, लेकिन आज मछली को तालाब में हिसाब करके छोड़ता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ पहले से 70% ज्यादा मुनाफा हुआ है मेरा। अगर मनोहर वर्मा जी से प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो ऐसा नहीं होता। वर्मा जी ने हमें 3 तालाबें खोदने के लिए कहा था, इसलिए हमने 3 तालाबें खोदे। किस तरह की मछली कहाँ रखना चाहिए ये भी वर्मा जी ने ही हमें कहा था। पहले तो हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। मछली के बच्चे को हम ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। हम लाभदायक भी नहीं हुए थे, लेकिन अब वर्मा जी के निरीक्षण में मछलियों को छोड़ने के बाद हम काफी लाभदायक हुए। पहले से हम अब ज्यादा मन लगाकर काम करते हैं। मेरी एक 3 बीघा क्षेत्र की तालाब है। वर्मा जी से सलाह लेकर मैंने उसमें मछली पालना शुरू कर दिया। पहले तो उसमें खेती किया जाता था, लेकिन देख रहा हूँ चावल की खेती करने से अच्छा वर्मा जी से सलाह लेकर उसमें मीन पालन करना ज्यादा बेहतर है। हालांकि मछली की आपूर्ति मांग को पूरा करने में विफल हो रही है और कुछ गंभीर रूप से गरीब देशों में बड़ी कमी है जहां उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ सबसे गरीब देशों में प्रतिदिन के एक किफायती पशु क्षेत्र के रूप मछली पोषण का प्राथमिक क्षेत्र है, जो इस प्रधान की बढ़ती मांग को पैदा करता है। जीविका के लिए आसाम के गांव में जो आंदोलन चल रही है वो आज की नई पीढ़ी के लिए एक आशा की किरण है और ये आर्थिक रूप से गांव के लोगों को शक्तिशाली बनाएंगे। वर्तमान समय में सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि किस प्रकार सिर्फ मछली पालन के जरिए ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ये सच में एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है। एक सुंदर स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में इन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित किया है और अपनी खुद की कमाई से समाज में अपनी एक नाम बनाया है। सच में ये हम सभी के लिए और उभरते हुए नई पीढ़ी के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। We are planning in the next year we will include one of their family member for sending to the Odisha and Andhra Pradesh as well as in Calcutta for a exposure visit so that they will gather more and more experience from this advanced kind of production and all. And moreover, a new technique is coming very recently to the soil of India as well as to Assam. This is RAS, R-A-S. So we are also thinking about giving them the idea of this thing. वर्मा जी वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाकर कावई मछली के प्रजनन करवाए, जिसमें वे पूरी तरह से सफल रहे, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। कई अखबारों में उनके सफलता के चर्चे प्रकाशित हुए। कई स्थानों पर अलग अलग सभा सम्मेलनों में उन्हें सम्मानित भी किया गया है। उनके होनहार बेटे नित्यानंद वर्मा जी को भी मीन पालन के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया है।
आज भी दुनिया के किसी भी हिस्से में अन्य व्यंजनों की तुलना में मछली का व्यंजन काफी महंगी है। अलग अलग देशों में कई तरह से मछलियों के व्यंजन बनाते हैं। आसाम के भिन्न जाति के लोग भिन्न प्रकार से मछलियां पकाते हैं, जैसे कोई खट्टा, तीखा, उबालकर इत्यादि। वे उनके वातावरण के अनुसार पारंपरिक तरीके से मछलियां पकाकर खाते हैं। आज की हमारी ये यात्रा बहुत ही मधुर रहा है। एक अच्छा खासा जीवन जीने का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। कुछ बहुत ही अच्छे, भोले, सच्चे, हृदयवान लोगों से मिलकर हम लोग अभी अभी वापस जा रहे हैं। ईश्वर का दिया गया हमारे पास जो कुछ भी है, उसी को सही तरीके से प्रयोग करके कैसे हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बिता सकते हैं और कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इस बारे में इस परिवार ने आज हमें बहुत कुछ सिखाया। अभी आप लोग ये सोचिए, इस उदाहरण से आप लोगों को क्या सीखने को मिला। चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते।